नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। देश में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इस बीच कहीं रेमडेसिविर के लिए लाइन देखने को मिली तो दूसरी ओर कोरोना टेस्ट करवाने वाले लोगों की भी लाइन देखने को मिली। रेमडेसिविर के बारे में जानकारी के अभाव के कारण कहीं न कहीं ये दृश्य हमें देखने को मिले थे। राहत की बात सब में एक ही है, वो है वैक्सीनेशन। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया है। कंपनी अब हर साल वैक्सीन के 17 करोड़ डोज तैयार करेगी। सरकार वैक्सीन के आयात पर लगने वाली 10% कस्टम ड्यूटी माफ भी कर सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि निजी कंपनियों को भी वैक्सीन इंपोर्ट करने की मंजूरी आने वाले समय में दी जा सकती है। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो देश में वैक्सीन की पर्याप्त डोज मुहैया कराना आसान हो जाएगा। तो सरकार ने रूस की स्पुतनिक वी के वैक्सीन के आयात को भी मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन जल्द ही भारत आ सकती है और इसके अलावा भी फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से भी अपनी वैक्सीन भेजने के लिए कहा गया है। यानी कि अगर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है तो एक तरफ कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग हमें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन, ये दोनों ही बहुत बड़ी चीज़ है। एक तरफ देखा जाए तो रेमडेसिविर तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन के अभाव के कारण कि जो इंजेक्शन है वो किस पेशेंट को लेना चाहिए, किसके लिए वो आवश्यक था, किसके लिए वो नहीं था आवश्यक, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन के अभाव से रेमडेसिविर इंजेक्शन की इतनी मांग हमें देखने को मिली। बात करें वैक्सीन की तो अब उम्र की जो सीमा थी वो भी हटा दी गई है, यानी कि पहली तारीख से 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और ये बहुत ही अच्छा फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। तो बस यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। हम बात करेंगे रेमडेसिविर के बारे में और हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से स्नेहल जोशी हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस की ओर से संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपकी ओर से डॉक्टर इरशान त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज़ में। आपसे शुरुआत करते हैं स्नेहल जी, क्या कहना चाहोगे? एक और कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और दूसरी ओर वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन का माहौल भी बना हुआ है और आगे भी केंद्र सरकार ने आयोजन अपना स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह आने वाले समय में हमको ज्यादा मात्रा में वैक्सीन मिलेगी। जी नमस्कार जल्पा जी। मैं कहना चाहूंगा कि आज की ये जो परिस्थिति है गुजरात की और भारत की, वो काफी चिंताजनक है, पर इसे धीरे धीरे सब लोग उबर भी रहे हैं। एक अगर मैं गुजरात की बात करूं तो एक पॉजिटिव चीज मैंने देखी कि टेस्टिंग में काफी स्पीड आई है और लोग टेस्टिंग भी करवा रहे हैं जी। इसके ये जो अपना दुश्मन है ये हमें दिख नहीं रहा। मतलब ये एक ऐसी परिस्थिति है कि हमारे दुश्मन कहीं आसपास है पर हमें दिख नहीं रहा। इस परिस्थिति में एक अच्छा सा माहौल भी बना है पिछले कुछ दिनों से कि गुजरात के सभी पार्टियां, सभी मीडिया हाउसेस, सभी इसमें जितनी भी हो सके सबकी मदद कर रहे हैं। और ये सब में सभी का कहना है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी का कहना है कि इस दानव को खत्म करने के लिए हमारे पास एक ही इलाज है, वो है वैक्सीन जी। और पिछले अप्रैल के माह के शुरुआत में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स भी आगे आए, जर्नलिस्ट भी आगे आए, प्रेस मीडिया वाले भी आ गया है और उन्होंने अपने वहां पे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर वैक्सीनेशन ड्राइव को ज्यादा फोर्सफुली करने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास किया। इसकी वजह से काफी लोगों को वैक्सीन मुहैया हो गई, काफी लोग वैक्सीनेट हो गए। तो शायद ये जो सेकंड राउंड है ये कोरोना का, उसमें काफी लोगों को उससे फायदा भी होगा। और जहां तक आगे की बात है, कल ही हमें समाचार मिला कि 1 मई से 18 साल की वय से सभी ऊपर के लोगों को ये वैक्सीन मुहैया कराया जाएगा सरकार की ओर से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपनी सुचारू तरीके से वैक्सीन समय से ले लें, अपना और अपने परिवार को भी लोगों को साथ में लेकर जितना जल्दी हो सके वैक्सीन ले। और ये वैक्सीन ही एक साधन है जिससे हम कोरोना को मात दे सकते हैं आज की तारीख में।
जी जी जल्पा जी। जी संदीप जी, आपका क्या ख्याल है? एक तरफ देखने को मिल रहा है कोरोना का कहर और दूसरी तरफ हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। हमारे मित्र ने बताया कि 18 साल की उम्र के लोगों को भी जी वैक्सीन देना अभी 1 मई से शुरू होगा। जी मगर ये हमारे जो कांग्रेस के नेता है राहुल जी है, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि आप हर उम्र के लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दीजिए। जी मगर आज की जो परिस्थिति है वो वैक्सीन को लेकर नहीं है। आज की जो प्रश्न है रेमडेसिविर है, ऑक्सीजन है, उसके लिए जो सरकार अभी है उसको हम जी बोलेंगे कि पूरी तरह से फेल हो चुकी है। क्यों फेल हो चुकी है? क्योंकि आज हम जिस दौर में खड़े हैं, आज कोरोना को 15 महीने हो चुके हैं और हमारे पास जो तैयारी थी, ऐसा तो है नहीं कि रामबाण इलाज रेमडेसिविर आज खोज हुई है, आज देना है लोगों को। वो 1 साल पहले से। मगर आज ऐसा तो क्या है कि लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। जी अस्पतालों के अंदर जी बेड नहीं है, ऑक्सीजन पर बेड नहीं है, संदीप जी, वेंटिलेटर नहीं इसमें है। ऐसा है कि कहीं ना कहीं रेमडेसिविर के बारे में इंफॉर्मेशन का अभाव था, इसीलिए भी मैं इतनी वही बोल लाइन है, रहा क्योंकि हूँ डॉक्टर्स की पैनल ये खुद आकर बोल रही है कि जिनको आवश्यकता नहीं है वो लोग भी लाइन में खड़े हैं। यानी लोगों के अंदर उतनी नहीं नहीं नॉलेज ही नहीं नहीं है नहीं कि नहीं किस पेशेंट नहीं को नहीं ये रिक्वायरमेंट है या नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ कि सरकार का फेलियर है ये। क्योंकि रेमडेसिविर ऐसा नहीं है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलता नहीं है। तो कोई डॉक्टर अगर जरूरत नहीं है तो क्यों मंगवाएगा? चलो रेमडेसिविर को छोड़ दीजिए बाजू में, ठीक जी है। ऑक्सीजन के अभाव के कारण मृत्यु हो रही है। सरकारी चौपड़े में जो आंकड़ों के हिसाब से जो मृत्यु हो रही है, और हमने आपके मीडिया के माध्यम से ही, और मैं सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे जी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जी जिस प्रकार से मृत्यु दर के आंकड़े आ रहे हैं और स्मशानों के अंदर जिस प्रकार के चित्र देखे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहे। इसका मतलब ये है कि जो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोरोना महामारी के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए टोटल फेल है। आज सबसे गंभीर परिस्थिति जल्पा जी ये होगी जी कि स्मशानों के अंदर लगी हुई जो भट्टियां है, उनके गेट है, वो गेट पिघल गए। लोगों को रास्ते के ऊपर स्मशान के बाहर लकड़ियां लगा के उनकी चिताएं जलाई गई। यानी आज के अपने जो विश्व गुरु बनने की जो बातें थी, वो कहीं ना कहीं आज निचले स्तर पर आ गई है, शून्य पर आ गई है। आज भी हम आदिकाल में चले गए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और जिस प्रकार से अभी जो गुजरात में चल रहा है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, 108 के आप कॉल करिए, 108 आप आएगी आपको। मगर 108 में क्या हो रहा है, आज 4-4 5-5 घंटे वेटिंग करना पड़ रहा है मामूली ऑक्सीजन के लिए भी। जी लेकिन ऑक्सीजन की जो समस्या की बात करें तो वो महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में भी वो किस्सा बना था कि अस्पताल कोई में अस्पताल ऑक्सीजन नहीं थे, जिसकी वजह से मरीजों ने अपनी जान गंवाई थी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम मात्रा में बचा है। यानी कहीं ना कहीं हर राज्य में परिस्थिति विकट हो रही है, क्योंकि सोचा नहीं था कि कोरोना की लहर आएगी और उस तरीके से आ गई। जी स्नेहल जी, आप कुछ कहना चाहते हो? जी जी जल्पा जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मेरे जो कांग्रेस के मित्र की जो उनकी आदतें हैं, वो अभी भी ये काल में भी बाज नहीं आ रहे। मैं आज आरोप प्रत्यारोप में नहीं गिरना चाहता हूं। जी मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि रेमडेसिविर के बारे में आदरणीय हाईकोर्ट के पास भी 2-3 बार उनका इंटरवेंशन हुआ था। हमारे जी साथ हमारे आपके डॉक्टर साहब है, तो मैं ज्यादा टेक्निकल तो उन्हीं पे जी छोड़ूंगा क्योंकि वो मुझसे जी कहीं ज्यादा जानते हैं।
जी तो मैं कहना चाहूंगा कि हाईकोर्ट ने भी इंटरवीन करके गवर्नमेंट को कहा था कि आप देखिए इसमें क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, आप एक्सपर्ट डॉक्टर से बात कीजिए, रेमडेसिविर कब जी कैसे कहाँ ले जानी चाहिए उसके बारे में बात जी करें। उसके हेल्थ बाद डिपार्टमेंट की आदरणीय ओर से भी रूपाणी जी कहा और गया नितिन था कि पटेल जी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन वो जीवन रक्षक नहीं है। हाँ, जी वो मैं वही कहूंगा कि मुझे इतना पता है कि रेमडेसिविर से पेशेंट्स का इलाज होता है। बाकी इरशान जी इस पे और ज्यादा जी प्रकाश डालेंगे, जी मुझे जी पक्का यकीन है डॉक्टर होने जी के नाते। जी पर मेरा जी एक चीज कहना है कि जी जब जहां तक गुजरात गवर्नमेंट का सवाल है, जी आदरणीय नितिन पटेल जी और आदरणीय विजय रूपाणी जी ने तुरंत ही हरकत में आकर 3 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर दिया। हर रोज 20-20 हजार इंजेक्शन का प्रोडक्शन शुरू हुआ, उसका कैपिंग किया, और सबसे बड़ी समस्या वो हुई कि कालाबाजारी भी हुई। आज ही आप न्यूज पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी के एग्जीक्यूटिव को भी उसमें दोषी करके गिरफ्तार किया गया है। जी और इसमें मैं आप मीडिया वालों का बहुत ही आभारी रहूंगा कि ये जो पूरी कालाबाजारी जो हो रही थी उसमें मीडिया ने काफी जगह पर सहयोग देकर बहुत सारे कालाबाजारियों को पकड़ा है। और ये अपना ये समय इतना विकट है अपने देश के लिए, अपने गुजरात के लिए, कि हम सबको मिलकर काम करना है। जी तो रेमडेसिविर की बात करें तो हर एक पेशेंट जो एडमिटेड है सरकारी जी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, उन्हें मिल रही है। कलेक्टर श्रीयों को वो सौंपा गया है, उनका एक पूरा नेटवर्क बन के रेमडेसिविर आज जा रही है। मेरे जी मित्र जो नितिन जी बात कर रहे जी हैं वो शायद 5-6 दिन पहले की बात कर रहे हैं, वो शायद लोगों की सेवा अगर करते तो उन्हें थोड़ा अंदाजा होता कि अभी परिस्थिति रेमडेसिविर की अगर हम गुजरात में बात करें तो पहले जी जैसी थी वैसी नहीं है, काफी जी ईज आउट हो गया है और काफी लोगों को मिल रही है। जी दूसरी बात जी रही वैक्सीनेशन की, जो राहुल गांधी जी जी ने उनके अध्यक्ष ने कहा था, जी भारतीय जनता पार्टी और सरकार वो जल्दी से जल्दी सभी को वैक्सीन मिले इसका प्रयास कर रही थी। और हमारे लिए पहली प्रायोरिटी थी हेल्थ केयर वर्कर्स, जी दूसरी प्रायोरिटी थी जो सफाई कामगार है, जो आज की डेट जी में भी हमारे हॉस्पिटल्स में हमारी जी सड़कों पे आके काम करते हैं, हमें बचाते हैं। जी उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने ली। और जी साथ साथ मैं आज वो भी कहना चाहूंगा कि राहुल जी का, आज मैंने भी सुना उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन लगा है, तो जी मैं उन्हीं उनके स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि वो जी जल्दी जल्दी से स्वस्थ हो जाए और देश की सेवा करे। और साथ में जी नितिन जी का मेरे जो कांग्रेस के जो मित्र है, उनका जो कहना है स्मशान में काफी तकलीफ थी, दिक्कत थी, तो ये जो दौर है इसमें बहुत लोग एक साथ, इतनी मोर्टालिटी का कभी हमने एपॉक्स कोई भी विश्व के किसी भी देश में आप देखिए सब जी जगह पे ये दिक्कत है। पर हमारे वहां मैं इतना कहूंगा कि सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने कार्यकर्ता है उनकी ओर से जितने प्रयास किए गए हैं वो हम सब कर रहे हैं। आज कल और परसों और आगे आने वाले दिनों में भी जी हम लोग सब अपनी गुजरात की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ जी ऐसे ही खड़े रहेंगे। जी जी जल्द। डॉक्टर इरशान, यहाँ पर जब बात हो रही है तो आप क्या कहना चाहोगे? अगर रेमडेसिविर की हम बात करें तो ये भी देखा गया कि जिन्हें आवश्यकता नहीं है वो लोग भी रेमडेसिविर की मांग कर रहे थे, और कई बार तो ये हो रहा था कि मरीज के जो रिलेटिव्स है वो खुद डॉक्टर के पास जाते थे कि आप हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना था कि नहीं ये इंजेक्शन लेने से जान बच सकती है या कोरोना गायब हो जाएगा। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर के तौर पे कुछ चीजें रखना चाहता हूँ। जी पॉलिटिकल हम बातों को शायद असाइड रखे, कोई पॉलिटिकल, हर पार्टी का पूरा वो मोटिव शायद अलग हो, लेकिन जी इतना परफेक्ट है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो 21 दिन तक रहती है, और जिसमें पहले 7 दिन है वो वायरस का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, और जी दूसरे 7 दिन में वायरस का प्रमाण कम होके सूजन में कन्वर्ट होता है। अब वो अगर हम लोग पहले 7 दिन में अगर वायरस का लोड अच्छे से उनको कवर करें, जिसके लिए ओरल दवाई फेविपिराविर, जिसको फेविफ्लू बोलते हैं, और जी या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन, बेसिकली इन दोनों का बेसिक, ये दोनों जीवन रक्षक नहीं है, हाँ, लेकिन इतना परफेक्ट है, इतना रिसर्च हुआ है कि उनसे वो दवाइयां देने से शरीर में वायरस का लोड कम होता है, जिसके कारण सूजन का प्रमाण कम होता है, जिसके कारण फेफड़ों में नुकसान कम होता है। तो इस तरीके से रेमडेसिविर का उपयोग होना आवश्यक है, लेकिन जी रेमडेसिविर का बहुत ही संतुलित इस्तेमाल करना भी जरूरी है। जिस जी तरीके से काला बाजार हो रहा है, जिस तरीके से लोग ऐसे ही रेमडेसिविर ले रहे हैं, सरकार ने भी जी गाइडलाइन अभी बाहर रखी है कि जिन लोगों का ऑक्सीजन 90 के आसपास है, उससे कम है,
जिन लोगों को बहुत ज्यादा बुखार है, जिन लोगों को सांस लेने की दिक्कत है, ऐसे लोगों के लिए अगर हम लोग रेमडेसिविर रिजर्व रखें तो हम इससे काफी जान बचा सकते हैं। रहा सवाल किसी भी हॉस्पिटल में कि जो रेमडेसिविर की उपलब्धि का, तो जी सरकार यानी कहीं पे भी जो है कोई जो भी जत्था अब तक अवेलेबल है या अवेलेबल था, वो जी सामान्य है, वो मर्यादित है। और इसमें अभी जो महामारी फैली है, तो महामारी की उपलब्धि में अगर वो दवाइयां हम लोगों को पहुंचानी है, तो हमें इस तरीके से पूरा संतुलित इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे हम प्रायोरिटी जो भी मरीजों को प्रायोरिटी है, वो मरीजों को बचाया जा सके। तो ऐसी कोई पूरी व्यवस्था अगर सरकार बनाना चाहती है, तो वो बनाने की सही में बहुत आवश्यकता है। और ना ही जी सिर्फ सरकार, क्योंकि सरकार का काम तो आदेश देना है, लेकिन वहां पे नीचे के जो उनके नीचे के जो कर्मचारी हैं, अगर जी वो कर्मचारी इस हिसाब से पूरा करें, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने कुछ भाई बंद दोस्तारों को, उन लोगों जी को अगर मदद ना करते हुए जस्ट प्रॉपर एक रेशनिंग और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर काम करें, तो ऐसा हो सकता है कि रेमडेसिविर की ये कालाबाजारी, रेमडेसिविर की अछत, ये सारी चीजों को हम लोग रोक सकते हैं। दूसरा सवाल है वैक्सीनेशन का। जी सरकार आंकड़े दिखाती है। सरकार को ऐसा है कि हम लोगों ने पहले इतने लोगों को वैक्सीन दी, अब इतने लोगों को वैक्सीन दी। लेकिन गंभीर परिस्थिति यह है कि वैक्सीन का प्रमाण, गुजरात की हम अगर बात करें तो 6 करोड़ की जनता में से हमें कम से कम 2 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन देंगे, तभी हम लोग हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकेंगे। ऐसा जी कहते हैं कि 30% लोगों को अगर इम्यूनिटी यानी कि वायरस का संक्रमित होकर उनमें इम्यूनिटी बन जाना, या उनमें वैक्सीनेशन होने से इम्यूनिटी बन जाना, अगर हम लोग 30% जनता में ये चीजें अचीव करते हैं, या 30% जनता को कोरोना होता है, तो हम लोग पूरे गुजरात में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अब तक सिर्फ 30 लाख लोगों को ही वैक्सीन दी गई है, यानी कि गुजरात की बहुत सारी जनता को अभी भी संक्रमित होने से बचाना जरूरी है। गुजरात के लोगों से मेरी अपील है, जी जिस तरीके से स्नेहल जी ने बोला, मैं भी गुजरात की जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वैक्सीन लेनी जरूरी है, और वैक्सीन लेने से एटलीस्ट हम लोग जितने हो सके उतने लोगों को अगर वैक्सीन मिल जाती है, जी तो उससे हमारे गुजराती भाई बहनों को संक्रमण होने का खतरा बहुत कम रहता है। लेकिन जी मैं एज अ पॉलिटिकल ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार कहीं पे जो बात आंकड़े रख रही है, उनको प्लीज छुपाए नहीं। सरकार बोल रही है कि सिर्फ 40 या 30 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि श्मशान सही में उभर रहे हैं। सरकार ने हाईकोर्ट के सामने जी एफिडेविट रखा, सरकार ने अपने हाथ भी खड़े किए, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। यही दर्शाता है कि महामारी कितनी गंभीर है। सरकार की कार्य प्रणाली, कार्यदक्षता, उसके ऊपर पॉलिटिकल डिबेट हो सकती है, लेकिन ये महामारी को निपटने के लिए हमें सभी लोगों का साथ चाहिए। जनता का भी साथ चाहिए, सरकार का भी साथ चाहिए, विपक्ष का भी साथ चाहिए। और मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों के माध्यम से जी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी के नगर सेवक जिस तरीके से सूरत में कोरोना कोविड सेंटर में ड्यूटी कर रहे हैं, इस जी तरीके से अगर सरकार के भी प्रतिनिधि, हमारे नेता, जो सिर्फ कहीं पे 3 या 4 दिन पे जो भी धारासभ्य हैं, वो जी 3-4 दिनों की जगह सरकार के कंटिन्यूअस, सरकार जो लोगों की जरूरत है उन लोगों के काम करना शुरू करें, उस तरीके से पूरा माइक्रो प्लानिंग करें, तो हम लोग साथ मिलकर इस महामारी से पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। जी संदीप जी, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेमडेसिविर की और वैक्सीनेशन की, तो ये देखा गया कि गुजरात हाईकोर्ट ने जिस तरीके से सरकार को सुझाव दिया था पहले के 3 या 4 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार को ताड़ा था और कहा था कि रेमडेसिविर का आपको जो साइकिल है वो बनानी नहीं आई, यानी कि उसका जो बंटवारा है, जिस हिसाब से जिलों में बांटना चाहिए था, वो बहुत अच्छे से काम नहीं किया गया, वैसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था। उसके अलावा भी देखा कि एमपी हाईकोर्ट ने भी मध्य प्रदेश सरकार को झाड़ा था। यानी कहीं ना कहीं देखा गया कि हर राज्य में हाईकोर्ट को अपनी ओर से सुझाव देने के लिए आगे आना पड़ा, चाहे वो रेमडेसिविर का मामला हो या कोरोना के लिए मामला हो। जी संदीप जी। संदीप जी, आपका आवाज नहीं आ रही है शायद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम संदीप जी का आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैं आपकी ओर आना चाहूंगी स्नेहल जी। यहाँ पर बात हो रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन की और वैक्सीनेशन की। अभी बात करें तो सरकार के द्वारा एक नया प्रयोग हाथ धरा गया है, जिसके
तहत कि अब कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। हर साल 17 करोड़ डोज भारत बायोटेक बनाएगी। इसके अलावा अगर हम दूसरे वैक्सीन की भी बात करें तो भारत में उसको मंजूरी मिल गई है, तो शायद आने वाले समय में दूसरे देशों में बनी वैक्सीन भी हमें देखने को मिल सकती है। जी मैं ये कहूंगा कि ये केंद्र सरकार का एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मूव है। और जैसा ईशान जी ने भी कहा कि ये समय ऐसा है कि अभी पॉलिटिक्स को हमें साइड में रखकर, इंसानियत को पहले रखकर जो भी बेस्ट पॉसिबल वे है उसमें हम सब काम करें। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। हर एक मुख्यमंत्रियों से आपने देखा होगा कि काफी बार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के पास जायजा लिया जा रहा है, उनको केंद्र से क्या तकलीफ, उनको क्या मदद चाहिए, कि किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब ये एक पॉजिटिव माहौल बनाने की पूरी बात है। और जो आपने वैक्सीनेशन के लिए कहा, तो ये लिबरलाइजेशन जो होगा उससे फायदा ये होगा कि जो कंपनी बनाने वाली है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट वो कम कर पाएगी। जैसा आपने देखा कि आज की तारीख में सरकार सभी को फ्री में दे रही है वैक्सीन, पर उसकी कोई एक कीमत तो होती है जब वो बनती है। तो जितनी कीमत में लागत कम आएगी उतना वो कंपनी को फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा और सरकार पे उतना बोझ कम होगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मूव मैं समझता हूँ। दूसरा एक पॉजिटिव चीज है कि दूसरे देशों से बनी हुई वैक्सीन भी अगर यहाँ पे तकनीकी टीम अपनी जो अप्रूव करे तो उसे भी यहाँ पे लाना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है इसमें जनसंख्या काफी है, डेंसिटी भी काफी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा और टेक्निकली समझाया कि 30% लोगों को मिलनी चाहिए। तो कहीं कहीं पे जहां पे कमी होगी तो इस कमी को पूरा करने के लिए भी बाहर से भी अगर आ जाती है कमी, मतलब टाइम, प्रोडक्शन टाइम और उस पे ग्राउंड जीरो तक आने के टाइम की ही बात होती है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन की कमी है, पर अगर हमको एक एडिशनल फोर्स मिलता है तो मैं इसको वेलकम करता हूं कि बाहर के देशों से वैक्सीन भी लानी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर इसाक जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे रेमडेसिविर इंजेक्शन की और वैक्सीन की, दोनों की। अब राजस्थान जो सरकार है उन्होंने भी एक फैसला लिया कि दूध, सब्जी, किराना और मेडिकल वालों को सबसे पहले वैक्सीन लगेगी ताकि दूसरे लोग संक्रमित ना हो। अब अगर ये बात करें कि हर सरकार को निर्णय लेना ही पड़ता है कि हमको वैक्सीन अगर हम कर रहे हैं तो प्रायोरिटी किसे दे। जैसे केंद्र सरकार की ओर से पहले कोरोना वॉरियर्स को प्रायोरिटी दी गई थी और फिर एक आयु मर्यादा बनाई गई और जब जरूरत लगी तब हमने कल देखा कि आयु जो मर्यादा थी वो हटा भी दी गई। अब राजस्थान सरकार ने भी ये फैसला लिया, यानी किसी ना कोई भी सरकार होती है वो अपने हिसाब से एनालिसिस करती है और उसके हिसाब से निर्णय करती है। ये निर्णय राजस्थान सरकार का कितना उचित? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी जगह पे वैक्सीन उन लोगों को या उन जैसे लोगों को दी जानी चाहिए जो कि काफी भीड़ भाड़ में अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किराने वाले हैं, दूध वाले हैं, जो कि बहुत ही छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं या छोटे वर्ग के व्यापारी हैं। तो ऐसे लोगों में हम किसी का लॉकडाउन, अब हम लोग ऑलरेडी एक लॉकडाउन झेल चुके हैं और वो लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से हमारे उद्योगों, लोगों के घरों में जो भी पैसों की जो किल्लत आई थी, जो भी तकलीफ पड़ी थी, उसके कारण हो सकता है कि हम लॉकडाउन करें, उसके बजाय इन जैसे समुदाय को हम लोग इन लोगों को अगर वैक्सीनेटेड कर देते हैं, जिसके कारण संक्रमण की एक चेन टूट सकती है। तो कोई भी सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, गुजरात सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, इस तरीके से कोई भी एक प्रायोरिटी डिसाइड करके, जैसे कि हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन पहले दी ताकि वो लोग सलामत रहेंगे तो लोगों की सारवार कर सकेंगे। सफाई कर्मचारियों को दी, पुलिस कर्मियों को दी, ताकि वो लोग अपना काम अच्छे से कर सके। उनके दिमाग में भी कोरोना के टाइम में उनमें भी जो डर है कि उनको भी कोरोना हो सकता है, उसमें भी कमी आए। तो ये उचित निर्णय था। उसके बाद अभी ऐसे वर्गों को जो लोगों के संपर्क में आते जाते रहते हैं, उनको अगर वैक्सीन दी जाती है ताकि वहां पे वैक्सीन होने से उनमें से कोरोना का सिम्टम्स नहीं फैलेगा, वहां पे संक्रमण की चेन टूट सकती है। तो ये सारे निर्णय है, वो छोटे छोटे कोई भी निर्णय, जैसे कि अभी गुजरात सरकार का भी एक अच्छा निर्णय है कि उन्होंने वैक्सीन में पहले रेमडेसिविर के बारे में भी पहले रेशनिंग करके सबके प्राइस कम करने की कोशिश की है। अच्छा निर्णय है, आम आदमी पार्टी वो निर्णय का स्वागत करती है। ऐसे तमाम जो भी निर्णय जो लोगों के हित में हो, लेकिन वो अगर लोगों तक पहुंचते हैं
तो इसी में हम लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। जी सिर्फ सवाल ये आता है कि यहाँ पे हम लोग एक बार समाज में बोल देते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे मार्केटिंग हो जाता जी है, हम लोग निर्णय ले लेते हैं, लेकिन वो पब्लिक तक पहुंचता है, वो पब्लिक तक कैसे पहुंचता है, पब्लिक तक बराबर पहुंचता है, वो देखने की भी जिम्मेदारी सरकार की, विपक्ष की और हम सारे जिम्मेदार लोगों की है। तो इस जी तरीके से हम सभी लोग अगर जागरूक बन के लोगों को जी इन्फॉर्मेशन देते रहे, या जैसे कि मीडिया के माध्यम से ये आपका जो वीडियो है वो हम काफी लोगों के पास हम लोग अगर तो ऐसे में भी कोई अच्छा अगर उसका माहौल बनता है और लोग वैक्सीनेशन के प्रति या फिर किसी के और जागरूक होते हैं, तो ये जी सारी अच्छी बात है और यही पॉजिटिविटी लेकर हम सभी को चलना चाहिए। जी सही बात है। पॉजिटिविटी के साथ ही अगर सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा देश जो है वो कोरोना की महामारी को फिर से एक बार कंट्रोल में ला सकता है। और इसी बीच खबर ये भी आई है कि कोरोना के हालत पर अब पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधित करने वाले हैं। आज 8:45 बजे पीएम मोदी जो है वो देश को संबोधित करने वाले हैं। अभी कोरोना के चलते हम देख रहे हैं कि हालत काफ़ी नाजुक चल रही है, तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, एक विशेष चर्चा। तो स्नेहल जी, अब मैं आपकी ओर फिर से आना चाहूंगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की। हमने देखा गया कि ये एक निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था कि पहले कोरोना वॉरियर को हमें वैक्सीनेशन में मतलब यानी वैक्सीन है वो देनी है। हमने देखा कि जो हेल्थ के साथ जुड़े हुए कर्मियां हैं उनको पहले हमने स्वस्थ बनाया, यानी वैक्सीन उनको दी गई, पुलिसकर्मी को दी गई। फिर हमने देखा कि जिसकी आयु ज़्यादा थी, जिनको ये संक्रमित होने का भय सबसे ज़्यादा था, उनको वैक्सीन मुहैया कराई गई। इसके अलावा जिसको गंभीर बीमारी थी उनको भी मिली वैक्सीन। इस तरीके से एक ये जो सरकार द्वारा आयोजन किया गया था, यानी वैक्सीनेशन में हमको वो पड़ापड़ी नहीं देखने को मिली जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे इंजेक्शन लेने के लिए इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। कहीं ना कहीं ये जो स्टेज वाइज डिवाइड करने का जो सरकार का फैसला था वो कहीं ना कहीं अच्छा साबित हुआ। जी, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो प्रयास किया है और उसमें मैं बहुत ही आभारी हूं। मेरे जो मेडिकल प्रोफेशंस के लोग हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ है, नर्सिस है, वार्ड बॉयज है, स्टाफ है, और छोटे से छोटा इंसान, मतलब वो जो गाड़ी चलाता है, वो जो 104 108 चलाता है, वो सभी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मैं आज आपके माध्यम से सबका बहुत तहे दिल से आभार उन्हें उनके प्रति व्यक्त करना चाहता हूं। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी टेक्निकली समझाया कि भाई ये जो फेज वाइज हमने किया वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था कि जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं, ग्राउंड जीरो। और उसके बाद एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, इवन जर्नलिस्ट मित्रों को भी गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया, क्योंकि आपके स्टाफ में 30-40% लोग ऑन फील्ड भी जाते हैं, समाचार लेने जाते हैं, सब जगह जाते हैं। तो उस प्रकार से ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में काफी इसका अच्छा रिस्पॉन्स अपने देश के लोग इसको देंगे। और सब कुछ भुलाकर खुद के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि कोरोना में फिर से कहूंगा कि स्वयं का विषय है। आज मुझे कोरोना के लक्षण अगर आते हैं तो मुझे एक्टिव होकर टेस्ट कराना है, मुझे एक्टिव होकर मेडिकल हेल्प प्रोक्योर करनी है। तो बेसिकली वही है कि जितने हम लोग सतर्क रहेंगे उतने जल्दी हम ये कोरोना के दानव को हम नाश कर पाएंगे उसका। जी संदीप जी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि अभी हम देख रहे हैं कि गुजरात में जैसे भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र की बात करें तो गठबंधन वाली सरकार है, राजस्थान की बात करें तो जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर एक फैसला लिया गया कि दूध, सब्जी, किराना और मेडिकल वालों को पहले वैक्सीन लगेगी ताकि दूसरे लोग संक्रमित ना हो। यानी वहाँ की सरकार ने एनालिसिस करके वैक्सीनेशन के लिए खुद के हिसाब से उसे डिवाइड किया, एक फेज बनाया, एक मैनेजमेंट दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। तो ये हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा एक अच्छी और नई पहल है। क्या कहना चाहोगे? मैं वही कहना चाहता हूं जल्पा जी कि जिस प्रकार से हमने पहले फेज में भी गुजरात में भी देखा, अहमदाबाद में भी देखा था कि सुपर स्प्रेडर एक नाम दिया गया था कि जो फल वाले, सब्जी वाले, किराना वाले हैं उन लोगों के अंदर भी ज्यादा सारे संक्रमित पाएगी। और आप समझ सकते हो कि जो सुपर स्प्रेडर है वो कितने भयानक
रोल अदा कर सकते हैं इस कोरोना के अंदर। तो गुजरात के अंदर भी हमें ये पॉलिसी लानी चाहिए कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आ रहे हैं उन जी लोगों को तत्काल रूप से वैक्सीन दी जाए। और जिस प्रकार से हमने पहले देखा है कि कोरोना टेस्ट करते थे उन लोग को एक कार्ड दिया जाता था सुपर स्प्रेडर को, उस प्रकार से उन लोगों को वापस फिर से यहाँ पे वैक्सीन लगा देनी चाहिए और उनको एक जी कार्ड देना चाहिए कि ये इंसान जिसके पास आप आ रहे हो वो वैक्सीन लगा हुआ है। और उनका जी प्रकार से अभी कोरोना जिस प्रकार से यहाँ गुजरात में फैला है, जी अभी अपने देखा कि सुपर स्प्रेडर का कोई टेस्ट नहीं करा जा रहा है। और जिस प्रकार से टेस्टिंग डोम जो है उनके अंदर टेस्ट किट की कमी पाई जा रही है। और जो अभी ड्राइव थ्रू सरकार की तरफ से चालू किया जा रहा है वहां पे टेस्ट हो रहे हैं पैसे देकर। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट फ्री में हो, जिसके पास बेचारे के पास पैसे ही नहीं है वो टेस्ट कहाँ से करवाएगा टेस्ट ड्राइव में जाके। और फ्री में जहाँ पे हो रहे टेस्ट वहां पे पब्लिक लाइन में खड़ी हो रही है लेकिन टेस्ट किट की कमी पाई जा रही है। 2-2 3-3 घंटे के खड़े रहने के बाद बोला जा रहा है कि भी टेस्ट किट नहीं है। यानी सरकार को टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए और फ्री जी में करने चाहिए। जी आप टेस्ट के दाम की बात करें तो गुजरात के अंदर 700 रुपये और राजस्थान के अंदर 350 रुपये। जी लेकिन यानी कहीं ना कहीं सरकार को राजस्थान में भी वो समस्या देखने को तो मिली थी कि मतलब अगर बात करें तो 96 घंटे में वहां पर रिपोर्ट आ रहा था आरटीपीसीआर की, अगर हम बात करें टेस्ट की तो। यानी आपने जो बोला देखिए, ये समस्या तो वक्त हर जो जगह है पे है, यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल नहीं है, लेकिन ऐसा है कि समस्या हर जगह पर है। लेकिन ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि टेस्ट बड़ी मात्रा में हो और उसके रिजल्ट भी है वो जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग टेस्ट करवा लेते फिर सोचते हैं नहीं मैं तो नेगेटिव ही हूँगा और फिर घूमने लग जाते हैं। नहीं जलपा जी, ये जो बीमारी है अब राजनीति से परे हो चुकी है। जी क्योंकि अब हम जिस पायदान पे खड़े हैं वहां पर ना कोई सरकार, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना जी बीजेपी हो, ना जी कांग्रेस सबको हो। साथ में मिलकर करना होगा। अब सबके साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। और एक फिल्म का डायलॉग है कि गब्बर से आपको कौन बचाएगा, खुद गब्बर। तो ये कोरोना में भी अब ऐसा हो चुका है कि इंसान को बचना है कोरोना से तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही दवाई है, वो खुद। जी अगर आप अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लोगे 10-15 दिन के लिए तो आप बच सकोगे। बाकी अगर आपने आपकी दहलीज से बाहर कदम रखा तो जी आपका स्वागत करने के लिए कोरोना बाहर खड़ा ही है। जी क्योंकि गुजरात के अंदर तो जलपा जी आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसी परिस्थितियां आ चुकी है कि पैसे देने के बावजूद भी इलाज नहीं मिल सकता है, ऐसी परिस्थिति है। क्योंकि सारे सरकारी और निजी अस्पताल सारे भर चुके हैं, ना डॉक्टर है ना उनका इलाज करने वाला स्टाफ की कमी है। क्योंकि वो लोग भी जी संक्रमित हो रहे हैं, जी उन लोग की भी मृत्यु हो नहीं रही नहीं है। आपने जो बोला कि गुजरात में कहीं ना कहीं ये जो बूम है वो सुनाई तो दी है, लेकिन साथ में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरे देश में ही फैला हुआ है। राजस्थान की बात करें तो उसमें जयपुर की जो सबसे बड़ी अस्पताल है उसके सारे के सारे बेड भरे हुए हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने तो वहां तक निर्णय ले लिया था कि बैंक्वेट जो हॉल है उसको भी कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया था। यानी कहीं ना कहीं वहां पर भी अस्पताल में बेड की संख्या खूट पड़ी थी, क्योंकि अब संक्रमित लोगों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जो है वो भी देश को संबोधित करने वाले हैं। तो मैं अब अपनी आखिरी सवाल की ओर आना चाहूंगी। डॉक्टर निशांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बात जैसे कि हुई राजनीति की नहीं है, लेकिन सबको साथ में मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा और सभी राज्य भी अगर की सरकारें एकजुट हो जाए। हम ये ना देखें कि कहाँ पर भाजपा की सरकार है, कहाँ कांग्रेस की सरकार है या कहीं आपकी सरकार है, कहीं पर गठबंधन की सरकार है, लेकिन सबको अगर साथ में मिलकर काम करेंगे और एक स्टैंडर्ड पॉलिसी अगर हम बना ले तो फिर कहीं ना कहीं एक कोरोना को हम फिर से कंट्रोल में ला पाएंगे। जी
जी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हम सभी को मिलके सरकार हो, विपक्ष हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सामाजिक नेता हो, कोई भी सोशल सेक्टर के लीडर्स हो, बट सभी को एक साथ मिलके ये कोरोना महामारी से लड़ने की जरूरत है। जी और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि जितनी जल्दी वैक्सीन होगी, जितनी ज्यादा लोगों की वैक्सीन होगी, उतना ही जी ये डिसीज है कंट्रोल में आएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये म्यूटेंट वेरिएंट बन रहा है, वो जी म्यूटेंट वेरिएंट अभी सही में मैंने तो सर देखा है कि 2 दिन में ऑक्सीजन का लेवल 98% से सीधा 86-85% तक पहुंचा देता है। यानी कि गंभीर बीमारी है। हम लोग मेरी आपके माध्यम से लोगों से विनती है, जानकार रहें, सतर्क रहें, घरों से कम बाहर निकले और सही में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और प्लीज वैक्सीनेशन लें। थैंक यू। जी संदीप जी, आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहोगे जब बात चल रही है वैक्सीनेशन पर और बात चल रही है कोरोना को कंट्रोल में करने की? मैं तो सरकार को अब इस समय सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि उन्हें मेडिकल इमरजेंसी जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी जो निजी अस्पताल की जो संख्या है और जिनको परमिशन दी है वो काफ़ी कम है। यानी सरकार को इस समय सारे जो छोटे मोटे सारे अस्पताल है उनको कोरोना का इलाज की परमिशन दे देनी चाहिए, जी क्योंकि कई अस्पताल ऐसे हैं कि जो इलाज करने के लिए सक्षम है लेकिन उनके पास कोरोना का इलाज करने की परमिशन नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये सरकार को एक कदम उठा लेना चाहिए और जो जी ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर की कमी है उसको तत्काल स्वरूप से उसकी कमी को पूरी करनी चाहिए। जी स्नेहल जी, आपका क्या कहना है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोरोना को कैसे कंट्रोल में लाया जाए। सभी जो राज्य सरकार है वो खुद के हिसाब से एनालिसिस करके अपना निर्णय ले रही है। अब आगे क्या कुछ और? जी, आपने बहुत सही कहा और मैंने जैसा कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हर एक राज्य की परिस्थिति अलग अलग है, तो वहां के जो भी मुख्यमंत्री है और वहां के जो मुख्य टीम है जो निर्णय करती है वो अपने हिसाब से अपने राज्य के लोगों के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ चीज है वो करे। पहली बात वो है। दूसरी जी बात मैं गुजरात की ये कहना चाहूंगा कि हर एक स्टेज में, मतलब ये कोरोना के काफी सारे स्टेज है कि काफी लोग को घर पे होम क्वारंटाइन होते हैं, काफी लोग जो है उनको सिर्फ आइसोलेशन की जरूरत है और मेडिसिन से जी ठीक हो जाते हैं, काफी लोगों को एक स्टेप आगे जाके ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और उसके भी आगे जो क्रिटिकल हो जाते हैं। तो जी गुजरात सरकार हर एक लेवल पे अपनी मदद दे रही है कि जो टेस्टिंग है वो बहुत ही बढ़ाया गया है। आदरणीय रूपाणी जी ने कहा था कि हमें आंकड़ों की फिक्र नहीं है, हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे, क्योंकि जितने लोगों को पता चलेगा कि मुझे ये संक्रमण हुआ है उतना जल्दी ही वो अपना उचित इलाज करवाने के लिए वो जी इंसान प्रयास करेगा। पहली बात। दूसरी बात, आइसोलेशन सेंटर्स, काफी के घरों में आइसोलेशन सेंटर्स नहीं है, मतलब काफी के घरों में जगह नहीं है कि वो आइसोलेट जी हो सके। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आई है और सरकार ने उन्हें मदद करके काफी आइसोलेशन सेंटर्स की जो परमिशन है वो देके आइसोलेशन सेंटर्स भी खड़े किए हैं। और तीसरा है कोविड केयर सेंटर, जिसमें बेसिक जी चीजें मिलती है, वहां पे दवाई दी जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है। अपने आप गुजरात में अहमदाबाद की बात करें तो जीएमडीसी जी में बन रहा है, कुछ ही दिनों में वो खुल जाएगा। तो इस प्रकार के बड़े बड़े सेंटर जो है सूरत में काफी खुल चुके हैं सरकार के। तो इस प्रकार से जो जो लोड कम करना है हॉस्पिटल्स पे या डॉक्टर्स के ऊपर, उसका ये प्रयास चल रहा है। और तीसरी बात, जैसे इंजेक्शन की ऑलरेडी मैंने बात कही कि आदरणीय जी मुख्यमंत्री जी विजय रूपाणी जी ने कहा था कि हमने ऑलरेडी 3 लाख ऑर्डर दे दिए हैं और हर एक रोज 20-20 हजार का प्रोडक्शन चालू है, वो भी है। और ऑक्सीजन में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 3 दिनों से काफी रिलायंस जैसी कंपनियां आगे आके उन्होंने कहा कि हम जी आपको ऑक्सीजन मुहैया करेंगे। जी दूसरी बात कि जितना भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था वो गवर्नमेंट जी ने अभी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, हर जी एक हॉस्पिटल्स में जी गवर्नमेंट का है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की खुद की जो गाड़ियां हैं वो जी लगाकर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स को रिफिल करने में मदद कर रही है, क्योंकि जी आज की तारीख में हम सबको पता है कि हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जी डॉक्टर्स पे और नर्सिस पे काफी लोड है। तो जी सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि अपना जो मैकेनिज्म है उसको इसमें कैसे जोड़े और ऑक्सीजन के बॉटल्स रिफिल करने के लिए सरकारी गाड़ियां, अहमदाबाद जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां और स्टाफ उन्हें मदद करेंगी। तो जी इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के साथ मिलकर हर जी एक लोगों का सुझाव लेकर पॉजिटिवली ये परिस्थिति को लड़ने के लिए प्रयास कर रही है।
जी जलपा जी, आपने बात की ऑक्सीजन की, तो महाराष्ट्र से भी आज रवाना हुई है देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस और ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया था और आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज का दंगल देश का हमारा मुद्दा ये था कि रेमडेसिविर या वैक्सीन सरकार की समस्या क्या है। समस्या कोरोना है हमारी, जिसको हमें दूर करना है। रेमडेसिविर इंजेक्शन, फिर से मैं जनता को बोलना चाहूंगी कि आप ये मत सोचिए कि कोई पॉजिटिव आया है तो सिर्फ और सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन ही उन्हें बचा सकता है। पहले आप समझिए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता उतनी है भी या नहीं। आप ये मत सोचिए और आप कहीं सुनी बातों पर मत जाइए, आप डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। दूसरी चीज कि कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में, लेकिन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं ये परिस्थिति है। महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे विकट परिस्थिति महाराष्ट्र की नजर आ रही है, जहां पर हमें ये भी देखने को मिला कि महाराष्ट्र की जो सरकार है उसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने ताड़ा था यही रेमडेसिविर के मुद्दे पर। हाईकोर्ट जो है वो सामने से आ रही है और अपने सुझाव भी दे रही है, लेकिन सरकार का डिसीजन होता है, निर्णय होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनको कानून जो बनाना है वो तो सरकार ही जो है वो बना सकती है। अब दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान रखनी होगी कि कोरोना की महामारी फैल चुकी है, लेकिन इससे बचे कैसे। इसका एकमात्र उपाय यह है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसे हमें फॉलो करना है, हमें मास्क पहनना है, हमें 2 गज की दूरी का पालन करना है, हमें हाथ को सैनिटाइज करना है। अगर हम खुद का ख्याल रखेंगे, अगर हम खुद सावधानी बरतेंगे तो ये कोरोना की महामारी को फिर एक बार हम कंट्रोल में ला सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि पहले जिस तरीके से हम 2 बार हमारे से चूक हो गई, जो भी कारण रहा हो, लेकिन ये कोरोना फिर से आ गया, फिर नया स्ट्रेन आ गया, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा हथियार अगर हम देखें, और मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि सबसे कोरोना के सामने लड़ने के लिए हथियार यानी कि वैक्सीन है हमारी, यानी कि वैक्सीनेशन पर सरकार भी जोर दे रही है। अब तो उम्र की जो सीमा थी, वो जो वय मर्यादा थी, वो भी हटा दी गई है। 1 तारीख से देखेंगे कि हम 18 साल से ऊपर के सारे लोग अब वैक्सीन ले पाएंगे। राज्य सरकार द्वारा खुद से भी कुछ निर्णय किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारी बात हुई, राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि दूध बेचने वाले, सब्जी वाले, किराने वाले को पहले हम वैक्सीन देंगे ताकि दूसरे लोग संक्रमित ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजिंदा जो हमारी चीज वस्तु होती है वो हम वहीं से खरीदते हैं। तो हर सरकार प्रयास कर रही है, किसी की भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन वो अपने हिसाब से अपना जो स्टेट है उसका एनालिसिस कर रही है और उस पर वो निर्णय लेती है। अब अगर हम बात करें तो थोड़ी ही देर में देश को संबोधित करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। हम कुछ ही मिनट बाकी रह चले हैं और हम सुनेंगे कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। अभी कोरोना महामारी चल रही है, हम देखते आए हैं कि प्रधानमंत्री अक्सर आते हैं, देश को संबोधित करते हैं, देश को एक नई दिशा जो है वो अर्पण करते हैं। तो प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने ये निर्णय लिया था कि देश को लॉकडाउन लगाना, और उचित समय पर यह निर्णय लिया गया। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव और सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं।